बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। अब ये फैसला आया क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शफाफियत को बरकरार रखा जाए। हर शख्स इस फैसले की अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है और असल में इस फैसले में लिखा क्या गया है और इसकी असल इंटरप्रिटेशन क्या है, हम ये जानेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज़र सदीक साहब मौजूद हैं। सर, पहले तो आपकी पेशन गोई जो कल हम डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह सही और सच साबित हुई कि तरीकाकार वजह किया जाएगा शफाफियत का कि किसे किस तरह मेंटेन करना है, और फिर ये भी चेक किया जा सकेगा अगर कोई ऐसा तरीकाकार वजह किया जाता है कि किसी शख्स ने अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट किसी दूसरे को दिया है तो उसके ऊपर ये दो धारी तलवार लटकेगी, जिसे हम अंग्रेजी में सॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस कहते हैं। तो सर, नून लीग वाले तो खैर इसकी और अपोजिशन वाले तो कुछ और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वफ्द भी मिला है हुकूमती, और इस वक्त नून लीग का वफ्द की इलेक्शन कमीशन वहां पे मुलाकात जारी है। शायद जब हम ये भी लोग अपना मुकम्मल करें और लोग सुन रहे हो तो उस वक्त तक ये मामला मुकम्मल हो चुका हो। पहले तो बताएं सर, हुआ क्या है? पेशन गोई सच साबित हुई आपकी? बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। क्रेडिट तो आपको भी जाता है ना कि मुझे नहीं राइट जाता। वाले दिन बैठ के ना एक दिन पहले इस मामले को टेकअप करना। तो सवाल देखे ना, अब याद रखिएगा, अच्छे आर्गुमेंट तभी आते हैं जब सवाल चुकते हुए किए जाएं, अपना जलजला लाने वाले सवाल किए जाएं, तो उससे भी चीजें सामने निकलती हैं। क्रेडिट तो यहाँ आपको भी जाता है बड़ी वाज़ेह तौर पर। दूसरी बात देखें, बड़ी वाज़ेह तौर पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मिठाइयाँ खाने वाले हैं ना, ये पछताएंगे जैसे पहले तारीख चली आ रही है इनकी पछतानों के हवाले से। बड़ी सिंपल सी बात बता दूं आपको, ये बहुत बड़ी चपेट पड़ी है पीडीएम के मुंह पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, फिर आप आ जाएं जो मौलाना फजलुर रहमान, इन सब के वजह मैं सिंपल सी बता दूं आपको। आप आर्गुमेंट उठा के देख लें रजा रब्बानी साहब के, आप आर्गुमेंट उठा कर देख लें जो चलते रहे हैं, जो हम आप सुनते रहे हैं फारूक नाइक साहब के, एडवोकेट जनरल सिंध के, और फिर जो पाकिस्तान बार काउंसिल जो बार एसोसिएशन जो साथ मिलाई हुई थी पीडीएम वालों ने, यानी हमने वोकला की फलाह बहबूद छोड़ के हम भी आला कार बन गए थे, तो वो यही था कि ये रेफरेंस वापस कर दें। अब इसके जवाब कोई नहीं है किसी के पास। यानी पहली तो बात बड़ी क्लियर है कि, और यही, और हाँ ये बात मानी तो गई है लेकिन माइनॉरिटी व्यू में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, एक जज ने ये कहा है कि ये रेफरेंस वापस रिटर्न कर दिया है। बाकी 4 जजेस, फैसला तो आपको पता है मेजॉरिटी होता है। और एक बात मैं आपको ये भी बड़ी क्लियर कर दूं कि ये जो लगे हुए हैं ना, यानी ये कहने के लिए ये कुछ भी नहीं है, ये राय है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी 186 आर्टिकल की जुरिसडिक्शन में कहा, और डेट जुरिसडिक्शन इन्होंने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 184(3) के तहत, एक एपेलेट जुरिसडिक्शन है 185 के तहत। इसके फौरन बाद आता है आर्टिकल 189। अगर ये बाइंडिंग ना होता तो आर्टिकल 186 को 189 के बाद लेके जाते। 189 ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, ओपिनियन जो होगा ये बाइंडिंग होगा। और सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आप देख लें तो 8 सफ़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन पहले 5 सफ़ों पर चार जजेस का फैसला मौजूद है, और फिर आगे उन्होंने 4-1 ने डाइसेंट किया और उसका लुबे लुबाब सारा लिख दिया। यहाँ हुकूमत की एक हार आप कह सकते हैं कि वो 10%, में 100 में से 10 नंबर कहूंगा, 90% वो केस जीत गए हैं। वो क्या था? उनका कहना था कि ये अंडर दी लॉ है, अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और ट्रांसफर, और वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि आइडेंटिफाइबल वोट, और ये उनका केस था। अटॉर्नी जनरल के आर्गुमेंट बड़ा वाज़ेह हैं। पहला जो तीसरे पैरे में दिया है, डिटेल रीजन बाद में देने हैं। The election to the Senate of Pakistan are held under the Constitution and the law. Under the Constitution and the law. लॉ वाली बात तो उनकी बरकरार रही है, और अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज जो है ना, यहां तक देखा जाए तो मान लिया जाए, लेकिन अगली तलवार बड़ी खतरनाक है। तो यहाँ असूली तौर पर तो जो अपोजिशन चाह रही थी कि वो तो सिर्फ इतना चाह रही थी कि इतना फैसला आता, तो फिर तो जीत थी उनकी।
भाई टोटल 6 नुकात कहे हैं, वो 5 नुकात बहुत बड़ी चपेट है उनके मुंह पर। दूसरा जो है 218(3) जिसका हमने कल भी जिक्र किया कि, और 220 का भी जिक्र किया कि ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर इलेक्शन कराने हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस गार्ड करनी है। और हमने वतन पार्टी के केस का जिक्र भी किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट का जिक्र किया हुआ PLD 2012, सुप्रीम कोर्ट 681। अब ये बड़ा ट्रांसपेरेंट, अब ये बड़ा वादे तौर पर कह दिया। अगला बड़ा मजेदार है जिसके लिए इलेक्शन कमीशन में मीटिंगें चल रही है आपको, और वो क्या है, वो है कि तीसरा पैरा, तीसरे पैरे में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ छोड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वायर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया। रिक्वायर्ड इलेक्शन में रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स। आर्टिकल 222 कहता है कि आपने कानून साजी करनी है। अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अब ऑर्डिनेंस मौजूद है। एक तो ये हुकूमत वक्त को भी रास्ता मिल गया कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, लेकिन साथ वो साथ इलेक्शन कमीशन का कहा है उसके पार्ट 8 चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि इलेक्शन कमीशन किसी कानून का पाबंद नहीं है। वो रूल्स के तहत, रेगुलेशन के तहत, नोटिफिकेशन के तहत वो बड़ा वाज़ेह तौर पर ये फैसला कर सकता है। और यह तीसरे पैरे के अंदर ये कहा है, और ये इसी पे राय चल रही है। या तो इलेक्शन कमीशन कह सकता है प्रेसिडेंट को एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस बनाकर देगा जो ओपन, जो आइडेंटिफाइबल वोट के काउंटर फाइल ऐसे होंगे, दूसरे पे ऐसा होगा, बार कोड लगा होगा, इसके लिए बायोमेट्रिक का तरीका कार है। लेकिन एक और रेफरेंस आ सकता है इस हवाले से। रेफरेंस की बात मैं नहीं कहूंगा, रेफरेंस तो बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया है। इसमें तो अब आगे आना है तो कोई पिटीशन आएगी 184(3) के साथ, पिटीशन कोई आनी आ सकती है, 199 के तहत आना हो आ जाए। लेकिन चौथा जो है ना आर्टिकल 220 के हवाले से, वो कह दिया कि तमाम एग्जेक्टिव पाबंद है, और ये हम कहते आए हैं। पांचवा जो है वो उसने और क्लैरिटी कर दी है, सीक्रेसी के लफ्ज को उड़ा के रख दिया है। हाँ, इस तरफ में आने लगा था। आपके कमेंट से पहले मैं ये से पढ़ दूं क्या कहा है कि सेनेट इलेक्शन, वो ये कहते हैं कि सीक्रेट नहीं रह सकते, सेनेट इलेक्शन ता क़यामत सीक्रेट नहीं रह सकते। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को हदायत दी है। ये शफाफियत की जबरदस्त राय है। सर, पहले ये था कि आपने वोट दिया, किसी को भी दे दिया, अपनी पार्टी अपने हल्फ के खिलाफ जाते हुए, आपका ताल्लुक नून लीग से, आपने जाके वोट दे दिया PTI को, आपका ताल्लुक PTI से, आपने जाके वोट दे दिया नून लीग को, तो पता नहीं चलेगा कि जनाब कहां पर किसने क्या हरकत की है और कितने पैसे। इसी तरह होता था ना सदीक साहब, यही उसमें तरीका वारदात है। अब वो ये कह रहे हैं कि ता क़यामत ये सीक्रेट नहीं रहेगा। अगर किसी पर शक होगा तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उसके लिए तरीकाकार अब शफाफियत का क्या होगा, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से इस पर काम कर रहा है। जी सर। देखिए, पांचवा पैरा जो है, सब पैरा 5 है, उसमें नियाज अहमद वसीद अजीजुद्दीन एंड अदर्स, ये PLD 1967 सुप्रीम कोर्ट 466 का जिक्र किया है कि सीक्रेसी ऑफ द बैटल इज कंसर्न। ये 1967 में कह रही है कि सीक्रेसी के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं सीक्रेसी है नहीं है। और उसको आपने सीक्रेसी को मिसाल के तौर पर, अभी छोटी सी होता गया था, काउंटर फाइल बनता था, उसमें तो सीरियल नंबर लिखा, मान ले लिखा गया, आपके दस्तखत हो गए, लेकिन जो उसका सेकंड पोर्शन जो बैलेट पेपर होता था उस पे उसका सीरियल नंबर कोई नहीं होता था। वो बैलेट पेपर जब निकल गया बड़ा मुश्किल तय करना होता था ये किसका बैलेट पेपर है। अब क्या होगा, अब ये होगा जो सीरियल नंबर या बार कोड जो काउंटर फाइल पे लगा होगा वो बैलेट पेपर पर भी होगा। जब मिसाल के तौर पर हमारे हाईकोर्ट बार के इलेक्शन होती है, बायोमेट्रिक में हम लोगों के नाम पर अंगूठा लगाते हैं और तस्वीरें वगैरह जो भी क्लिक करते हैं वो सारा डाटा सेव हो जाता है, और वो 5 मिनट एक क्लिक से पता चल जाता है कि मैंने अजहर सिद्दीक ने वोट किसको डाला है। कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए लफ्ज छठे पैरा में लफ्ज इस्तेमाल जो किया ना सुप्रीम कोर्ट ने 218(3) और 220 को सामने रखते हुए, उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू टेक ऑल अवेलेबल सॉमन मेजर्स इंक्लूडिंग यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजीज का लफ्ज तो हवाई लफ्ज नहीं है, रिटर्न लफ्ज तो नहीं है ना साथ। टेक्नोलॉजीज का लफ्ज क्या है कि आपने वो काउंटर फाइल के साथ जो बैलेट पेपर है उसको आइडेंटिफाइबल बनाना है, और बड़ा आसान हल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से निकल गई है हवाएं इनकी। अब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर जो पैसा लिए बैठे थे अरबों रुपया, आसिफ जरदारी साहब भी वो जोड़ तोड़ के बादशाह इस्लामाबाद में जाकर बैठे हुए हैं। अब मसला बन जाएगा उन 2 सेनेटर के लिए भी जो KPK से पीपल्स पार्टी के बने हुए हैं, यानी वहां अब इसके बाद मामला खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आने वाले वक्त में इतलाक होगा, उन्होंने कह दिया 1967 से कह दिया सीक्रेसी बरकरार नहीं रख सकते।
तो वो जो दो है ना, वो जो दो हैं वो तो मुझे सीट से जाते हुए नजर आ रहे हैं। आर्टिकल 62(1) के साथ कि ऑनेस्ट, सगेशियस, राइटस, अमीन नहीं है। और आगे क्या होगा? आगे आगे जब ये आइडेंटिफाइबल वोटर हो जाएगा, जब आप पार्टी से हटकर वोट देंगे, तहकीक हो सकेगी और बाकायदा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी जिन्होंने पैसे दिए, पैसे लगाए, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, वो सारी चीजें अब खुल जाएंगी और बड़ी आसानी से ये मामला जो है ना, तो ये उनके लिए डरावना ख्वाब है। ये जो फैसला इसको तर्जमा करेंगे ना उर्दू के अंदर, फारसी के अंदर, हिंदी के अंदर, पंजाबी के अंदर, तो फिर वो सोचेंगे ये क्या हो गया, मिठाई गलती से खा लिया, उठाकर बाहर फेंके और वो रात को बैठ के कोई गोलियां खाएंगे ताकि उल्टी आ जाए, ताकि वो जो मिठाई अंदर चली गई बाहर निकल आ सके। आप खैर चले, ये तो बड़ी तफसील के साथ हमने बात कर ली। अच्छा, अब ये बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में है कि वहां से सिक्रेसी और ऑब्वियसली शफाफियत को कैसे बरकरार रखना है, मेंटेन के लिए क्या इकदाम उठाए जाते हैं। सर, आज दूसरा भी ये केस था, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के वकील मुनीर मलिक साहब अपनी नासाज तबीयत के बायस वहां पे पेश नहीं हो सके। आज उन्होंने वहां पर दलाइल दिए और केस की कहा कि इसे नशर किया जाए। सर, उस पर भी रोशनी डाल दें क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस। और दलाइल आज जस्टिस काजी फायद ईसा साहब खुद देते रहे और उन्होंने दलाइल वहां पर दिए भी हैं। और इसके अलावा वो ये कहते थे कि मुल्क के सरबराह ने रेफरेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया, रेफरेंस मुल्क के आला ओहदेदारान के दरमियान था, तो पब्लिक कैसे हुआ? व्हाट्सएप के मैसेज भी सर सहाफियों के पास पहुंच जाते हैं। राजीव साहब, देखिए एक बात मैं बता दूं क्लैरिटी के साथ, सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है ना, जब रिटायर होता है ना, तो वो बाहैसियत वकील भी अगर हो तो वो ना हाई कोर्ट में पेश हो सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। ये इस प्रोफेशन की डिग्निटी को, ये कस्टम चली आ रही है, ये पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। पहली तो बात मैं क्लियर कर दूं कि जस्टिस काजी फैसल ने मेरी जाती राय के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है। वो सुप्रीम कोर्ट में बाहैसियत जज नहीं पेश हो सकते थे और ब्रदर जजेस के सामने नहीं पेश हो सकते थे। ये रवायत तोड़ी है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम दूसरा कोर्ट भी कहता सर, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से रोक भी सकता है, ये मैं बता दूं आपको। यहाँ एक सवाल रखा, दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन पहले आ गया कि आप सुप्रीम कोर्ट रूल के तहत अपने वकील को कहें इजाजत लेकर आए। आप आपका वकील आकर कहे कि मैं पेश नहीं हो सकता। उन्होंने तो कोशिश की ना बुनियादी तौर के ऊपर। असल जो बात है, और तो ये एक रोशनी डाल दें, सॉरी ये भी रोशनी डाल दें कि जिस टाइम में वो पेश हुए तो उस वक्त क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, यानी उस पीरियड के दौरान जब वो किसी दूसरे जज के सामने पेश हो रहे हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। यही तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज है और जज की है। यानी आप ये कहें कि मैं जाती हैसियत में पेश हूं आप, और देखे ना यहाँ जाती हैसियत से भी नहीं, आप जज हैं। आप दो पर नहीं लगा सकते टोपी के टोपी में, ये बड़ा मशहूर मुहावरा है। तो आप तो जज हैं, अब नाम जो मर्जी कह दें, आप जज की हैसियत से जहां जहां पेश हो रहे हैं, तो ये मैं जो समझता हूं ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। आज आर्गुमेंट करने की कोशिश की उस पे, अटॉर्नी जनरल का भी कह दिया कि वो अदालत में क्यों मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल का आप और हम सब ने सुन लिया कि गालबन उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, और आज ये ख्वाहिश का ये भी इजहार किया कि इस केस को फौरन सुने और कल रखें। लेकिन मुनीर मलिक साहब को तहरीरी तौर पर कोर्ट को बताना पड़ेगा कि वो कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे। आज उनके साथ सरीना ईसा साहब भी, उनकी बेगम साहब भी मौजूद थी, उनकी साहबजादी साहब भी मौजूद थी, और वही लोग जिन पे इल्जाम है ना कि वो जो जिन पे हम कहते हैं कि वो जो खत लीक की है जिन्होंने, सबसे आगे थे, वीडियो बना रहे थे काजी फाइजा साहब की, जस्टिस काजी फाइजा की आगे आगे चल रहे थे। वो उनकी बाकायदा उनकी बाहर निकलने की वीडियो बना रहे थे बाकायदा। ये वीडियो मैंने खुद देखी है, मेरे आप पास यही से भी आई अंदाजा है लगा सकते हैं। सर, मेरे पास भी आई है। आप देखें ना, आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं ना। और दूसरा जो बड़ा अहम इशू है, अपना इरफान हाशमी साहब वो बात कर रहे हैं कि इसको लाइव एयर किया जाए। मुझे मुझे किसी दोस्त ने हुदैबिया केस की जजमेंट शेयर की, उसमें उसमें आपको याद है ये बेंच का हिस्सा थे, तो वो बाकायदा उसकी प्रोसीडिंग ही रोक दी थी कि आपने एयर नहीं करनी है। और वो आपको याद है उतने एरिया में बाकायदा जो रोजाना की हेयरिंग होती थी वो नहीं चलती रही हैं। हम और आप देखते रहे हैं, जजेस स्पीक थ्रू द जजमेंट। और दूसरी बात जो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, एक और उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने देखें, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर बड़ा एक बहुत सीवियर एलिगेशन लगाया कि डिफेम कर रहे हैं, डेफेमेशन कर रहे हैं उनकी।
अब कौन डेफोमेशन कर रहा है? ना तो सुप्रीम कोर्ट का जज कोई आके, ना सुप्रीम कोर्ट बाहर आकर, भाई आपकी बेगम साहिबा को खत लिखती थी, कोई तस्वीर उतारती थी, वो लीक कैसे हो जाती थी? वो बाहर कैसे आ जाती? किसी को तो नहीं पता था, मुझे और आपको तो नहीं पता होता था। वो तो इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैवल करती थी और वो चंद लोग थे जिनके पास होती थी। आपको याद है, इसी तरह आपको याद है कि वो जो डेवलपमेंट फंड के हवाले से वो जो शेयर हुआ डिटेलें, वो भी शेयर हुई थी कई लोगों को, वो भी आप और हमारे सामने है। तो ये बड़ा, और एक और सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने 427 रेफरेंस का, मेरा भी कल का वीलॉग वही शहजाद भट्ट के साथ हमने देखा, जो कंप्लेनेंट है उनके कॉन्टेक्स्ट में बड़ी बातें की कि अपने तक आगे उन्होंने बताया मेरे साथ बैठे कि मुझे बकायदा सुप्रीम काउंसिल का नोटिस आया था, मैं उस नोटिस के हवाले से गया था और नोटिस में सही नहीं की। और उन्होंने जिक्र किया कि वो जजमेंट जो है ना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे डाल दी हुई है, मुझे अभी तक कॉपी नहीं मिली है, ये लिखा हुआ है उनके जो दरखास्त दी है। कमाल की बात है, ये पीएलडी के अंदर पाकिस्तान लीगल डिसीजन जो हमारे हैं, जो पीएलडी हमारा सारा छपता है, उसके अंदर बाकायदा वो 427 रेफरेंस छप चुका है। मैंने बाकायदा बैकग्राउंड पे वो रेफरेंस भी चलाया था, वो छप चुका है। तो ये सारे सवाल हैं जो सारे जो आप सामने रखते हुए ना, कंट्रोवर्सीज बड़ी क्रिएट कर दी गई हैं। और आपको पता है जस्टिस काजी फैज साहब का कभी भी तारीख में उठाकर दे ले, किसी जस्टिस का बना नहीं है, किसी का कह दे या मेजोरिटी के चीफ जस्टिस के साथ, मिसाल के तौर पर अनवर ज़हीर जमाली साहब जब चीफ जस्टिस थे, और उसके बाद फिर जस्टिस साकिब निसार साहब आए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में बड़े काबिल एतराज रिमार्क्स लिखे हुए हैं, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब टहलते के बारे हुए में, कि टहलते हुए ठीक है ना, कोर्ट आप खुद ही बाकायदा उन्होंने लिखा, बाकायदा आके कमरे में आकर इन्होंने बाकायदा उस रेफरेंस के नोट लिखे, और नोट लेने के बाद वो खत लिखे थे जो सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। अब वो बड़ा सिंपल सा इशू है इरफान हाशमी साहब, बड़ा सिंपल सा इशू है, बिल्कुल सही दो जमा सर। का इशू है कि जो आपका मनी ट्रेल है, जो जायदादें खरीदी हैं, वो पैसा कब है, रिटर्नों में डिक्लेयर किया है, एफबीआर की रिपोर्ट आ चुकी है, और एफबीआर जो जजमेंट जो दी है, जिसको रिव्यू चाहते हैं, वो तो इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब उसको रिव्यू क्या करना है? वो तो सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ चुकी है, मनी ट्रेल इन्वेस्टिगेशन एक तरह से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएं, जाकर अपना केस पेश करें, वहां लड़ें, और वो अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपको बरी कर देती है, चूंकि वो फैक्ट फाइंडिंग बिल्कुल अथॉरिटी सही वो सर। है, और आप सुरखरू हैं, मगर बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। सदीक साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारा अदालती निज़ाम है कि जब फैसले हमारे हक में आएंगे तो बहुत अच्छे फैसले हैं, और जब हमारे खिलाफ आएंगे तो कहा जाएगा कि ये अंडर प्रेशर फैसले दिए गए हैं, किसी के कहने पर ये फैसले दिए गए हैं। बल्कि यहाँ पर तो गंगाएं उल्टी बह रही है, जब फैसला आ भी जाता है तो कहा जाता है कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, और इसको इस तरह पढ़ा जाए, इसको इस तरह समझा जाए। और ये भी दोहरे मयार हैं। तुम्हारे जज हमारे जज, तुम्हारे सियासतदान हमारे सियासतदान, तुम्हारे सहाफ़ी हमारे सहाफ़ी। तो ये तुम्हारा हमारा जो है वो पाकिस्तान में लगा हुआ है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सदीक साहब ने यहाँ पे पॉइंट आउट की, और ये सोचने वाली बात है कि हुदैबिया केस के अंदर आपने रिपोर्टिंग से रोक दिया, और आप चाहते हैं कि आपका केस पूरी दुनिया देखे। तो ये कौन से मेयार हैं? और इसका जवाब अगर आप नहीं दे सकते, ना दें। लेकिन वक़्त आपसे ज़रूर तकाज़ा करता रहेगा, हर दौर में ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने किस बुनियाद के ऊपर ये तकाज़ा किया है। और मोरालिटीज़ की अगर बात की जाए तो कम से कम एज़ आम पाकिस्तानी मुझे तो कहीं पर भी मोरालिटीज़ नज़र नहीं आ रही। और ये अदालती निज़ाम, आपके अक्सर व्यू सवाल आते हैं तो उसमें आप ज़िक्र करते हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम जो है वो दफ़न हो चुका है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दफ़न होने के बाद इसकी हड्डियाँ भी जो हैं, वो भी मिट्टी हो चुकी हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस किस्म का निज़ाम चाहिए पाकिस्तान में। अपना ख़्याल रखिएगा, कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं और अज़र सदीक साहब बहुत जल्द एक भरपूर शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। और शो का सदीक साहब मैंने टीज़र दे दिया है, और टीज़र देना ज़रूरी था। और दूसरी बात ये है कि उस शो के अंदर हम सिर्फ़ अदालत की जो खबरें हैं और अदालत के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से भी, और कुछ सजेशंस हो तो वो भी हमारे सामने रखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।